हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही सबको? गुड इवनिंग सर। Yes, sir. गुड Good इवनिंग। evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपकी थोड़ी इजी रहेगी, फंडामेंटल कवर करेंगे। फिर धीरे 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 जैसे 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 फंडामेंटल बेस हमारा बन जाएगा, फिर इसमें हम लेवल अप करेंगे कि जेई मेंस में किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो पहले हम लिटिल बिट मोर ऑफ द थ्योरी ही होगी, क्योंकि वो थ्योरी फंडामेंटल पता होना जरूरी है, क्योंकि वो बाकी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वहां पे सब जगह थोड़ा थोड़ा यूज होगा। इसलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं, बहुत एकदम डिटेल वे में एक एक चीज को देखेंगे। आपको अगर शॉर्ट में लिखना है तो साइड बाय साइड लिखते रहना। ठीक है, कहीं पे भी डाउट है हैंड रेस कर देना, चैट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को फंडामेंटल है अच्छे से समझना। थोड़ी पहले फंडामेंटल थ्योरी कवर हो जाएगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाएंगे। तो वेक्टर एल्जेब्रा एंड 3D ये कंप्लीट यूनिट होता है एक्चुअली में, वेक्टर प्लस 3D। ये अगले इस वीक और अगले वीक तक कंप्लीट हम करेंगे, 2 वीक में। और इसका जेई मेंस का वेटेज अगर बात करें तो वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर में ही आता है, टॉप 2 में। 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं इसमें। ठीक है, वेक्टर 3D से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। खासकर जो 3D वाला है वो आपका इजी स्कोरिंग होता है। ठीक है, तो 3D जब चालू होगा तब 3D को बहुत अच्छे से करना आप लोग। जिसको अगर वेक्टर टफ लग रहा है लेकिन 3D मत छोड़ना, तो 3D ज्योमेट्री जो है वो आपका क्या है, इजी एंड स्कोरिंग। बस फंडामेंटल वेक्टर का चाहिए उसमें, और वहां से जो क्वेश्चन जनरली आता है थोड़ा सा आसानी आता है। तो अगर आप ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका 3D का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और वेक्टर अलजेब्रा में भी सेम वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं, बस प्रैक्टिस चाहिएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैप्टर नाम के बारे में पहले भी सुन रखा है ना, फिजिक्स में सुना होगा, सुना था? Yes, यस यस सर। आपने ये पढ़ा होगा कि 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। क्या क्या होती है 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज? स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, तो मान लो एग्जांपल से समझते हैं। 2 बच्चे हैं, राम और मोहन। इनको मान लो स्कूल जाना है घर से। ठीक है, तो ये मान लो मोहन जा रहा है तो एक स्ट्रेट कहीं ना कहीं ट्रेवल करेगा। अब अलग अलग डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको ट्रेवल करना है। तो मान लो ये ईस्ट डायरेक्शन में गया 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर इसको घर से अपने स्कूल की तरफ जाना है तो कितना चलना है, वो एक मैग्नीट्यूड हो गया। और किस डायरेक्शन में चलना, वो क्या हो गया, डायरेक्शन। और वहां से वहां पहुंचने के लिए दोनों के दोनों जरूरी है। ऐसा नहीं किसी मैग्नीट्यूड चलेगा, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। बिना दोनों के बिना काम नहीं होगा। तो ऐसी क्वांटिटी या फिर ऐसी चीजें जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों जरूरी होते हैं, ऐसी क्वांटिटी को आप क्या बोलते हैं, वेक्टर। जहां पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का नेसेसरी होता है उनको वेरी गुड क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब हमको वेक्टर इन 3 डायमेंशन पढ़ना है, जिसमें हम ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वेक्टर स्केलर का फंडामेंटल स्टार्टिंग में जान लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर देखेंगे, और भी चीजें हैं जिसको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल देख लेते हैं वेक्टर और स्केलर। आपको पता है फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर मतलब जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड काम करता है, ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मैग्नीट्यूड से मैं उस चीज को कैलकुलेट कर लूंगा। जैसे मास, वॉल्यूम, इनमें सब में डायरेक्शन का कोई यूज नहीं है। मैं बोल रहा हूँ 5 kg है तो 5 kg है तो 5 kg, उसमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वॉल्यूम है तो किसी चीज का वॉल्यूम आप निकालोगे, अब किसी भी डायरेक्शन में निकालो वॉल्यूम तो उसका सेम ही होगा। लेंथ हो गया, एरिया हो गया, स्पीड हो गया, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जिसपे सिर्फ मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, ऐसी क्वांटिटी को आप स्केलर बोलते हो। वेक्टर मतलब जहां पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आते हैं, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलेशन, टॉर्क, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक, सारी चीजें, ये सारी की सारी क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना जरूरी, तभी वो डिफाइन हो पाएगी। जैसे फोर्स के केस में, एक मान लो दरवाजे को आपको धक्का देना है,
तो आप दरवाजे को जब धक्का दोगे, मान लो गेट को खोलना है, तो अगर आप अलग अलग एंगल पे अलग अलग डायरेक्शन में धक्का दोगे तो अलग अलग फोर्स लगेगा मैग्नीट्यूड का, तो वहां पे डायरेक्शन भी मैटर करती है। तो ऐसी चीजें जहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैटर करती है उसको बोलते हैं वेक्टर। और हम इस पूरे चैप्टर में वेक्टर का एनालिसिस ही करेंगे। ये सब तो फिजिक्स का काम है, लेकिन हमको क्या देखना है, वेक्टर के रिलेटेड कैलकुलेशन क्या क्या होती है। एक फंडामेंटल क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड ही। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी गिवन है, आपको जस्ट प्रिडिक्ट करना है कौन वेक्टर होगा कौन स्केलर होगा। ठीक है, अपनी कॉपी में शॉर्ट में लिख दो एस और वी के टर्म्स में। जो आपको लग रहा है स्केलर है उसको एस लिख देना, जो वेक्टर है उसको वी लिख देना। जल्दी से ट्राई कर लो अपनी अपनी कॉपी में। डन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फर्स्ट वाला Scalar. Scalar. स्केलर, सेकंड, Vector. थर्ड, Scalar. फोर्थ, Scalar. फिफ्थ, Scalar. Scalar. सिक्स्थ। Vector. सिक्स क्या एक्सीलेशन? एक्सीलेशन मतलब क्या होगा, वेक्टर। क्लियर है, फिजिक्स का नॉलेज है। ओके चलो, अब अपन को पढ़ना वेक्टर इन 3D। अब वेक्टर के बारे में हमने क्या बोला, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में इसको कैसे देखना है वो देखो। जैसे मान लो ये कोई लाइन है, लाइन तो इनफाइनेटली एक्सटेंडेड होती है। ये इसका कोई ना कोई डायरेक्शन है, ये लाइन क्या है, डायरेक्टेड है, इसका डायरेक्शन दिया हुआ है। लेकिन मैग्नीट्यूड को भी डिफाइन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें एक लाइन सेगमेंट डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। ये तो क्या डायरेक्टेड लाइन है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। इसमें अगर मैं कोई पर्टिकुलर लेंथ ले लेता हूँ ए बी, तो क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, है ना, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और यही मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर। क्या हो जाएगा, वेक्टर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अब ए से बी की तरफ जा रहा है तो इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, नोटेशन क्या होगा, ए बी वेक्टर। ए से बी की तरफ जा रहा है तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए बी वेक्टर, ये इसका नोटेशन हो गया। अच्छा, इसके मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड मतलब ये जो लेंथ होगी वेक्टर की उसको डिनोट करेंगे ए बी वेक्टर से। ऐसे देखो, इस तरह से मैग्नीट्यूड को डिनोट करेंगे। ठीक है, और ए बी वेक्टर है तो ए आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, बी आपका टर्मिनल पॉइंट हो गया। और मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट होगा, इस तरह से। ये मैग्नीट्यूड को डिनोट करने का तरीका है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया, ऐसा कहीं पे भी दिखे मतलब क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोजीशन वेक्टर, ये हमको अच्छे से समझना। पोजीशन वेक्टर क्या है, मान लो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, मान लो ये 3D प्लेन है आपका। अब सारी चीज हम 3D में करेंगे, अब तक हमने जितना भी एनालिसिस कर दिया 2D में किया था, अब 3D में करना है। इस पे मान लो कोई पॉइंट है इस 3D प्लेन में, पॉइंट P। अब इस पॉइंट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्मेट में, तो पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में, ओरिजिन से इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, ओरिजिन से अगर आप इस पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से इसको क्या करना है, ज्वाइंट, तो ये जो वेक्टर होगा ये आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? Yes, sir. और मान लो Yes, ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के अलोंग जो डिस्टेंस है, मतलब 3D में होगा, ये वहां पे नहीं है, ध्यान रखना, ये हवा में होगा। ठीक है, ये 3D में कहीं ना कहीं ऊपर होगा प्लेन, ऐसा मत समझना कि पीछे दीवार के सहारे, ये कहीं ना कहीं एयर में हवा में होगा। एक्स के अलोंग मान लो डिस्टेंस इसका एक्स है, इस पॉइंट का एक्स के अलोंग डिस्टेंस एक्स है, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस मान लो वाई है, और जेड एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस मान लो जेड है। क्लियर है, जेड के अलोंग डिस्टेंस कितना है, जेड। तो ये मेरा वेक्टर हो जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अब इसकी मुझे लेंथ पता करनी है, इसकी लेंथ कितनी होगी। तो देखोगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ओपी क्यू, जिसमें परपेंडिकुलर की लेंथ तो कितनी है, जेड। परपेंडिकुलर तो कितना है, जेड। ये बेस पता कर लेते हैं, ताकि अगर परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, तो ये ओपी हाइपोटेनस आ जाएगा। अच्छा, बेस पता करने के लिए ये नीचे है ओ क्यू आर, यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये लेंथ आपकी एक्स है, ये लेंथ आपकी वाई है, तो आपके पास ये लेंथ आ जाएगी अंडर रूट ऑफ Yes, sir. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Yes, sir. अब बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो क्या हाइपोटेनस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, है ना, जेड स्क्वायर। Yes, sir. Yes. क्लियर है, तो ये आपका हो जाएगा आर। तो ये क्या हो जाएगा, ओपी का मैग्नीट्यूड, अगर पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है,
तो इस ट्राइंगल में यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करिए अपन ने, तो ओ क्यू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर, है ना। और फिर ऊपर वाले में अभी अप्लाई करी तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ध्यान रखना, कोई पोजीशन वेक्टर अगर हो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पे, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग पोजीशन वेक्टर और भी हो सकते हैं सारे, मतलब पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे 3 पॉइंट ए बी सी, तो ये ए का पोजीशन वेक्टर, ये बी का पोजीशन वेक्टर, ये सी का पोजीशन वेक्टर। क्लियर हो गया? यस सर। ये इसको ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर से भी आप डिनोट कर सकते हो। कैपिटल में क्या होगा, ओ कैपिटल ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, या स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी वेक्टर। क्लियर है? यस Yes, sir. इनका मैग्नीट्यूड मान लो एबीसी, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ। रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट 50 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, आसानी है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ये हो जाएगा। ठीक है। अब मेन आपका अगला टाइप्स ऑफ वेक्टर, एक एक आप मुझे बताते जाना क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले मान लो जीरो या नल वेक्टर, नल वेक्टर किसको बोलेंगे या जीरो वेक्टर किसको बोलेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड 0। मैग्नीट्यूड जीरो हो, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, पॉइंट की तरह डिनोट करेगा, जिसका इनिशियल Yes. पॉइंट भी वही फाइनल पॉइंट भी। वेक्टर में क्या होता है, एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है। तो नल वेक्टर मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों साथ में आ जाएंगे, मतलब जिसका इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट आर द सेम, ऐसे वेक्टर को नल या जीरो वेक्टर बोलेंगे। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो, और डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, नहीं हो सर। सर नहीं होगी। नहीं ऐसे नहीं बोलोगे, डायरेक्शन मतलब हाँ बेसिकली कुछ बहुत सारी होगी, एक पॉइंट की इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकती है ना। तो आप डिफाइन नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये कि मतलब उसकी बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती है लेकिन डिफाइंड नहीं होगी, कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन डिफाइन नहीं होगी, डायरेक्शन बहुत सारी होगी क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट की इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकती है। क्लियर है? अच्छा अगला होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड करना। मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है। को इनिशियल वेक्टर मतलब दो वेक्टर जो सेम पॉइंट से निकले हो। हाँ जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। ऐसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो उनको क्या बोलेंगे, को इनिशियल। क्लियर है? यस यस सर। सर। कोलिनियर मतलब दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। हाँ ये मतलब same दो वेक्टर। वेक्टर एक सेम लाइन के अलोंग हो, मतलब मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन के अलोंग जितने भी वेक्टर होंगे चाहे इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में, इस लाइन के पैरेलल जितने भी वेक्टर होंगे उनको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। आगे डिटेल में देखेंगे। दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे, जब मैग्नीट्यूड जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो दोनों वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, दोनों के दोनों सेम होना चाहिए, तब जाके इक्वल वेक्टर बोलोगे। हाँ है ना? यस यस सर। ठीक है। अब एक एक करके सबको देख लेते हैं। अ वेक्टर उस इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड, ऐसे वेक्टर को नल वेक्टर बोलते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर एक्सेट्रा, मैग्नीट्यूड आपका जीरो होगा। यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी मतलब 1 हो। और जनरली यूनिट वेक्टर काय के लिए डिनोट करेंगे, यूनिट वेक्टर आर यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। आगे जाके मैं हर चैप्टर में, पूरे चैप्टर में कभी भी किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना हो तो उसका क्या निकालूंगा, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर लिख लो, लिखना तो यूनिट वेक्टर आर जनरली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूल जाते हैं बहुत सी बार बच्चे, जनरली यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। यूनिट वेक्टर आर जनरली यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। किसी भी वेक्टर का अगर मुझे डायरेक्शन बोला है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड तो 1 है, बस तो जो मैग्नीट्यूड 1 है तो वो बचा हुआ क्या होगा, उसका डायरेक्शन। तो वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर कंपोज ऑफ टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, है ना। तो मैग्नीट्यूड अगर 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या, डायरेक्शन ही हो जाएगा। तो अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो किसी वेक्टर का डायरेक्शन पता करना है तो आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। क्या निकाल लो, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लो ये वेक्टर है, इसके अलोंग 1 यूनिट का मैग्नीट्यूड है मान लो, तो आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। कैसे निकालोगे, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। और इसको शॉर्ट में कैसे डिनोट करते हैं, ए कैप। कैसे डिनोट करोगे, ए कैप में। ठीक है।
तो यूनिट Yes. वेक्टर कैसे निकालेंगे? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखना, आगे जाके पूछेंगे अभी मैं। किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, को इनिशियल बताया जाता है जिसकी इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे यहाँ पे देखोगे ए बी सी वेक्टर ऑल आर को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर मतलब टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, पैरेलल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये कोई पैरेलल लाइन है, सॉरी ये कोई लाइन है, सॉरी। अब इसके अलोंग जितने भी वेक्टर होंगे, इसके अलोंग मतलब इसके पैरेलल, मैग्नीट्यूड भले अलग अलग हो। जैसे एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, है ना। जितने भी वेक्टर इस लाइन के पैरेलल हैं, ए बी सी और डी, ये सारे के सारे वेक्टर क्या है? कोलिनियर वेक्टर है। क्या है? कोलिनियर। अंडरस्टूड? कोलिनियर वेक्टर। बोलो, यस समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पे ए बी सी डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, बस पैरेलल होने चाहिए। जितने भी वेक्टर पैरेलल है उन सबको क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लास्ट इक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के दोनों सेम होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। अलग अलग प्लेन में भी हो सकते हैं। मान लो एक वेक्टर यहाँ पे है, दूसरा वेक्टर यहाँ पे है, तो दोनों का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट तो अलग अलग है, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो क्या बोलोगे? इक्वल वेक्टर। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इक्वल होगा। अच्छा, यहाँ पे ए और बी इक्वल होंगे तो क्या बी ए और सी भी इक्वल वेक्टर कहलाएगा क्या? No, sir. नहीं। Yes, sir. ए और सी इक्वल नहीं कहलाएगा, और ना ही बी और सी इक्वल कहलाएगा। क्यों? Direction. opposite. डायरेक्शन अपोजिट। Different. हाँ, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो यहाँ पे ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर बोल सकते हैं लेकिन इक्वल नहीं बोल सकते, है ना। कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल कौन से होंगे? सिर्फ ए और बी। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक Yes, फिगर sir. दिया हुआ है, आपको ध्यान से इस फिगर को देखो और इसमें बताओ कौन से कौन से वेक्टर्स को आप को इनिशियल बोलोगे, कौन से वेक्टर्स को आप इक्वल बोलोगे, कौन से को बोलोगे कोलिनियर बट नॉट इक्वल। करो अपनी अपनी कॉपी में। डन? Yes, sir. Yes, sir. बता को इनिशियल में कौन कौन आएगा? Yes, sir. Sir, A और E ए और बी सी। B और B और C. कौन कौन आएगा? ए और Sir, B और E, B, C. और बी और सी। हाँ, C. दो आएंगे। तो ए और बी और सी भी तो आ रहा है, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक सेकेंड, हैंग हो गया। ठीक है, तो कोई इनिशियल में आएगा ए ई एंड बी सी। अब बताओ इक्वल में कौन कौन आएगा? Sir, B और ए सी और बी डी। बी डी और बस ए सी। Yes, sir. ए सी होगा क्या इक्वल? नो सर, नो सर। No, sir. A, C नहीं है को. ए सी इक्वल नहीं होगा। अच्छा, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। Sir, A और C. ए और सी, है ना। कोलिनियर बट नॉट इक्वल में कौन आ जाएगा? ए सी। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. यस सर। अब बोले कि एक वेक्टर को अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ध्यान से देखना, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब लॉजिकली मुझे बताओ, खुद से डिराइव करके देखो। मान लो ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, है ना। इसी वेक्टर को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। तो बताओ अब क्या होगा? इस वेक्टर में क्या चेंज आएगा? अगर इस वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चेंज आएगा? क्या डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्या? No, sir. डायरेक्शन वही रहेगी, Yes, sir. सिर्फ लेंथ बढ़ जाएगी। हाँ, है ना। डायरेक्शन वही रहेगी, लेंथ बढ़ जाएगी। ये बात आपको लॉजिकली समझ में आती है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इस वेक्टर को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता तो क्या होता? डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। डायरेक्शन चेंज हो जाती है। डायरेक्शन चेंज हो जाती, मैग्नीट्यूड वही रहता, डायरेक्शन चेंज हो जाती, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा, अगर -2 से मल्टीप्लाई कर देते तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। Direction change होके बढ़ जाती है। और मैग्नीट्यूड डबल हो जाता। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखो, मान लो ये ए वेक्टर है, ये मान लो आपका बी वेक्टर है, ये मान लो आपका सी वेक्टर है और ये मान लो आपका डी वेक्टर है। क्या आप ये बोल सकते हो ए बी सी डी आर कोलिनियर? Yes, sir. ध्यान से बताओ, क्या ये ए बी सी डी सबको कोलिनियर बोल सकते हैं? यस सर। Yes, sir. है ना? ए इज कोलिनियर विद बी, ए इज कोलिनियर विद सी। तो देखो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, ए बी सी डी कोलिनियर है। ए बी सी डी क्या है? कोलिनियर हो गए, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। तो देखो कोलिनियर वेक्टर को किसी एक वेक्टर बी, तो बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? 3 टाइम्स ए वेक्टर। सी वेक्टर को हमने क्या लिखा? -1 टाइम्स ए वेक्टर। डी वेक्टर को हमने क्या लिखा? -2 टाइम्स ए वेक्टर, है ना? तो ये क्या है? कोलिनियर वेक्टर की एक प्रॉपर्टी हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आगे जाके वापस समझाऊंगा मैं। तो यहां से मैं अगर एक ये चीज बोलूं, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर, if A and B are collinear vector, A vector can be written as lambda times of B vector, where lambda is some scalar belongs to R. क्या इस बात से आप एग्री करोगे? यस सर। ध्यान से Yes, sir. है ना, अभी आपके सामने देखा मैंने। If A and B are collinear vector, then A vector can be written as lambda times B vector. Is it clear? यस सर। Yes, sir. ठीक है, आगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे लैम्डा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ए और बी कोलिनियर है तो एक वेक्टर को दूसरे को लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं, एक वेक्टर को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं। बहुत काम की चीज है। क्लियर हो गया? तो हम फिलहाल क्या पढ़ रहे थे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो अभी आपको समझाएगा किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, है ना? ठीक है, देखते हैं। तो हाँ, मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड आपका बढ़ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी? वो वही। क्लियर है? ये आपका ए वेक्टर है तो ये ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर होगा, ये थ्राइस ऑफ ए, 4 टाइम्स ए हो जाएगा। तो ए 2a 4a, तो मैग्नीट्यूड के यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ पे 4 गुना हो गया, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा बस। ठीक है, -3/2 ए करोगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। लेकिन समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो ये तो सब हो गया आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स? करो ट्राई, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है? डन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. फर्स्ट वाला ट्रू। True. ट्रू है। यस सर। Yes, sir. ए ये है माइनस ये रहा, तो क्या है? कोलिनियर होंगे। वेरी गुड। Yes, sir. यस सर। टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। False. फॉल्स है ना, जरूरी थोड़ी कोलिनियर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, अलग अलग मैग्नीट्यूड भी तो हो सकता है ना? Yes, sir. ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, दोनों के दोनों कोलिनियर है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या है? अलग अलग। कोलिनियर मतलब क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, तो गलत है। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर अगर उनके मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या उसको कोलिनियर बोलोगे क्या? No, sir. No, sir. False. मैग्नीट्यूड सेम होने से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी तो सेम होनी चाहिए। मान लो एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर और कहीं कर दो आप, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन सेम। मान लो ये दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड मान लो सेम है, इसी को घुमा के आने, लेकिन ये कोलिनियर है क्या? नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत।
टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ये भी गलत है। Yes, sir. इक्वल Yes. होना जरूरी नहीं, सिर्फ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। क्लियर है? False. Yes, sir. ओके चलो, ये सारी चीजें हमने अभी तक कर ली कवर। ठीक है, कुछ एग्जांपल है एनसीईआरटी के क्वेश्चन, आप घर पे ट्राई कर लेना। अब अगला मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, डिस्टेंस फॉर्मूला इन सेक्शन फॉर्मूला, ये सारा चीजें कवर करना है। तो ध्यान से एक एक करके देखो। सबसे पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये क्या होता है, उसके पहले अपन एक पॉलीगन लॉ होता है, पॉलीगन लॉ समझते हैं। पॉलीगन लॉ मतलब क्या? जैसे मान लो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आप यहां से ऐसे गए, फिर मान लो ऐसे गए, फिर कहीं और चले गए, फिर वापस से घूम फिर के वहीं आ गए। ए पे स्टार्ट हुआ था, ए बी सी डी, ए से ए बी की तरफ गए, फिर प्लस बी सी की तरफ गए, फिर प्लस सी डी की तरफ गए, और डी डी ए की तरफ गए। तो इन सबका एडिशन बेसिकली क्या आ जाएगा, ए से स्टार्ट हुए थे ए पे आ गए, है ना? क्लियर है? Yes, sir. मतलब Yes. इन सबका वेक्टर एडिशन आपका क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ए वेक्टर क्या होता है, जीरो ही तो होता है, नल वेक्टर। ए Yes, वेक्टर sir. क्या है आपका, नल वेक्टर। क्लियर है? Yes. इन sir. सबका वेक्टर Yes. एडिशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। Yes, sir. क्लियर है? तो इस लॉ को बोलते हैं अपन पॉलीगन लॉ। अगर पूरा लूप बनता है तो एडिशन क्या होता है, जीरो। अब मान लो एक ट्राइंगल बना के देख लेते हैं, ए बी और सी। ठीक है, एक ट्राइंगल बना दिया मैंने। यहाँ पे भी पॉलीगन लॉ अगर अप्लाई करूंगा तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, क्या ये जीरो होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अब देखो, सी ए वेक्टर को क्या मैं माइनस टाइम्स ऑफ ए सी वेक्टर लिख सकता हूं? क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ए सी वेक्टर क्या होगा, ये होगा। ए सी वेक्टर क्या होगा, ये। इसमें अगर माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस सी ए आ जाएगा, और यार सी ए में माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी आ जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मैग्नीट्यूड तो सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है ना, डायरेक्शन अपोजिट है मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। आपको बताया था कि -1 से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो सी ए वेक्टर को आप माइनस टाइम्स ऑफ ए सी वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है? Yes. अभी sir. हम ए सी उधर चला जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। Yes. मतलब जो ए सी होगा वो ए बी और बी सी का क्या होगा, रिजल्टेंट या फिर वेक्टर एडिशन। तो यहां से ट्राइंगल लॉ कैसे दिखेगा, देखो ध्यान से। ए बी वेक्टर ए से बी की तरफ गए प्लस बी सी वेक्टर, तो इन दोनों का वेक्टर ये हो गया। अब इसका रिजल्टेंट कैसा होगा, ए सी वेक्टर। रिजल्टेंट कैसा होगा, ऐसा ए सी वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट है। अंडरस्टूड? ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ऐसा उल्टा जाएगा, लूप के अपोजिट जाना है। तो अगर ये प्लस ये, तो रिजल्टेंट कैसा आएगा, ऐसा आएगा। रिजल्टेंट क्या पे आएगा, ऐसा आएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये ट्राइंगल लॉ होता है आपको। ये क्या होता है, ट्राइंगल लॉ। तो इसको समझ लेते हैं वापिस से। मान लो पॉइंट ए पे हो आप, ए से बी की तरफ गए, फिर बी से सी की तरफ गए, तो आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए सी। ए से बी, बी से सी, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए सी। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो ए सी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, एंड दिस लॉ इज नोन एज ट्राइंगुलर लॉ। क्लियर है? इसको प्रूव करना भी आपको आता Yes, ही है। sir. ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो ए सी वेक्टर ऐसा आ जाएगा। क्लियर है? मान लो दो वेक्टर ऐसे प्लेन में है। अच्छा, वेक्टर को अब इसका रिजल्टेंट पूछा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा। दो वेक्टर ऐसे प्लेन में दिया तो पूछा इसका रिजल्टेंट को। तो वेक्टर को आप पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो, मतलब पैरेलली, मान लो ये वेक्टर है, इसको आप पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो कहीं पे भी, है ना? क्योंकि वेक्टर को अगर पैरेलली डिस्प्लेस करूंगा तो ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेक्टर तो सेम ही है। तो किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो। जैसे ए वेक्टर, जिसको मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, तो डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो वेक्टर वो का वही रहेगा। तो एनी वेक्टर को हम पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते थे। यहाँ पे मान लो मैंने इस केस में क्या करा, बी को उठा के यहाँ पे पैरेलली डिस्प्लेस करके यहाँ पे रख दिया। अब इसका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, ए से सी की तरफ। ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। तो आपको अब रिजल्टेंट निकालना आना चाहिए। ठीक है, मान लो अगर इसकी तरफ माइनस बी कर दिया, ये बी है तो इसकी अपोजिट में क्या आ जाएगा, माइनस बी। तो अगर मैं ए से सी ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी।
क्या मिल जाएगा, a माइनस बी। तो ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया। क्लियर है? तो ये Yes. आपका a, ये मान लो a है, ये आपका मान लो b है, ये आपका a, ये आपका b, तो ये आपका a प्लस बी हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. रिजल्टेंट पहचानना आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना आप। ठीक है, एक और क्वेश्चन में देता हूं, रुको। एक डायग्राम बना रहा हूं, आप बताना कौन रिजल्टेंट होगा। बताओ इसमें कौन रिजल्टेंट होगा। Q vector. Sir, Q. Sir, Q vector. Q. Q vector. तो क्यू को क्या लिखोगे, p प्लस आर, Yes, sir. चेक कर लो। Yes. Yes, sir. ये p फिर r, तो ये क्या हो गया, q रिजल्टेंट, हाँ है ना? Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. एक वेक्टर ये रहा मान लो, दूसरा वेक्टर मान लो, ऐसा कुछ है। ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, पूछा इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा। तो क्या करोगे, पैरेलली शिफ्ट कर दोगे, बी को पैरेलली Yes, यहाँ sir. शिफ्ट कर दिया मान लो, है ना? ये ए ये बी, अच्छा यहाँ शिफ्ट करने से फायदा नहीं होगा, कहाँ शिफ्ट करें, ऊपर की तरफ। Yes, sir. Yes, sir. आपको रिजल्टेंट निकालना था, तो बी को पैरेलली शिफ्ट कर दो, तो मान लो यहाँ शिफ्ट करके ये ए ये बी, अब रिजल्टेंट दिख जाएगा, Yes, sir. ऐसा दिखेगा रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्लियर हो sir. गया? बताओ इसमें रिजल्टेंट कौन होगा। A vector. A vector. A vector. ए वेक्टर होगा, ए वेक्टर विल बी रिटन एज बी प्लस सी, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आपके, सोचो आराम से। डन, क्या आ रहा है? C option. Third option. Third option. The third option. अच्छा देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देखो ट्राइंगल लो क्या बन रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो जीरो ही होगा, ये तो करेक्ट है, Yes. है ना? Yes, sir. ट्रू है मतलब ये। अच्छा इस सी ए को आप क्या लिख सकते हो, माइनस ए सी लिख सकते हो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो गया। अच्छा माइनस सी ए तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। False. बीसी को माइनस सी भी लिख सकते हो, तो ये ऑप्शन सही हो गया, है ना? आसानी था, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो, अब मेरे को जो इसके बारे में पता करना है कि ए बी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। एक प्लेन में दो पॉइंट है ए और बी, अब ए से बी की तरफ जो जाने वाला वेक्टर है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ए पता है, पॉइंट बी पता है, तो इनके पोजीशन वेक्टर बना लेंगे। तो पता पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा ए और बी का, So all से मिला दो। Origin के साथ जोड़ देंगे. ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर देंगे तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. आपका हो जाएगा ओ ए वेक्टर, ये आपका हो जाएगा ओ बी वेक्टर। क्लियर है सबको?
Yes, Yes. Yes, sir. Yes, तो sir. सब लोग ट्राइंगल लॉ अप्लाई करो, इसमें ट्राइंगल लॉ अप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है। इसमें ट्राइंगल लो बताओ, इसमें रिजल्टेंट कौन आ रहा है? OB Sir, AB vector. रिजल्टेंट कौन दिख रहा है? ध्यान से देखो, OB vector. OB वेक्टर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर ये उल्टा, जो भी उल्टा जाता है वो रिजल्ट है ना। ऐसे गए फिर ये अपोजिट जा रहा है, तो मतलब ओबी आपका रिजल्टेंट है, यस Yes, सर है ना। ओबी आपका क्या है? रिजल्टेंट। क्लियर है? तो OA प्लस AB इक्वल टू OB होगा, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या यहाँ से Yes, sir. AB वेक्टर आ जाएगा? Yes, sir. AB वेक्टर क्या आ जाएगा? OB माइनस OA। अब इसे याद भी रखना है आपको। AB वेक्टर क्या आ जाएगा? A से B की तरफ, A आपका इनिशियल पॉइंट था, B आपका टर्मिनल पॉइंट था, तो पहले B आएगा फिर A आएगा, पहले टर्मिनल पॉइंट फिर इनिशियल पॉइंट। तो AB वेक्टर को कैसे लिखोगे? AB वेक्टर को कैसे लिखोगे? OB माइनस OA। क्लियर है? यस वैसे अगर PQ वेक्टर पूछे तो क्या लिखेंगे? OQ minus. OQ माइनस OP, है ना, OQ माइनस OP। क्लियर है? यस सर Yes, sir. ओके, या फिर Q माइनस P भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. यस सर ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट के बीच में पोजीशन वेक्टर। मान लो CD वेक्टर है, तो CD वेक्टर क्या हो जाएगा? OD माइनस OC D माइनस C या फिर OD माइनस OC। क्लियर है? ठीक है, पीछे वाले में आगे वाले माइनस करें। अब पैरेललोग्राम लो। पैरेललोग्राम लो क्या बोलता है, देखो ध्यान से। मान लो आप वापस यहाँ पे हो, पॉइंट O पे, और आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर A तो दूसरा वेक्टर B। दोनों को इनिशियल वेक्टर है, दोनों का इनिशियल पॉइंट A पे है, O पे है। एक वेक्टर A है और दूसरा क्या है? वेक्टर B। अब इनसे मैं एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ। इनसे क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ? पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करो। पैरेललोग्राम तो कंस्ट्रक्ट कर ही सकते हो आप, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है। अब मुझे ये पता करना है जो इनका रिजल्टेंट कहां पे आएगा, रिजल्टेंट कहां पे आएगा ये पता करना। आप ध्यान से देखो, ये A वेक्टर है, तो बताओ ये जो AC वेक्टर होगा ये क्या होगा? AC वेक्टर। B वेक्टर वो ये आपका A वेक्टर है, तो AC वेक्टर किसके बराबर होगा? A से C वेक्टर। B vector के. बोलो, B vector. B वेक्टर के बराबर होगा, हाँ है ना। Yes, sir. यस Yes, सर sir. अब ये A वेक्टर ये B वेक्टर, तो यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लगा दे, बताओ इनका Yes, sir. रिजल्टेंट यही तो आएगा। Yes, sir. ट्राइंगल लॉ लगा दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? A प्लस B, हाँ है ना। Yes, sir. यस सर इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कभी भी अगर ऐसा हो, ये वेक्टर A वेक्टर B और एक पैरेललोग्राम बना, तो जो पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल होगा ये क्या डिनोट करेगा? A वेक्टर प्लस A और B का रिजल्टेंट डिनोट करेगा। ये जो डायगोनल होगा ये क्या डिनोट करेगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब पता करते हैं ये जो A से B से A की तरफ जो होगा वेक्टर वो क्या होगा, पता करो। सब लोग ट्राई करो इसको पता करना। ये जो BA वेक्टर आएगा ये क्या आएगा, करो ट्राई। ट्राइंगल लॉ लगा के सोचो। Sir, B minus A vector. अच्छा ठीक है, सोचो, बाकी लोग भी ट्राई करो। BA वेक्टर क्या होगा? BA वेक्टर अभी तो बताया था, BA वेक्टर क्या होगा? A माइनस B तो होगा। यस सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. BA वेक्टर को आप क्या लिखोगे? OB माइनस OE तो लिखोगे, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes. सॉरी BA पूछा था ना, AB नहीं पूछा था, BA पूछा था। तो BA वेक्टर क्या हो जाएगा? A माइनस B, A by. है ना। Yes, sir. तो BA वेक्टर, एक सेकेंड, एक मिनट, आप ये करना, एक बच्चे का फोन आ रहा है, शायद फॉर्म भर रहा होगा। फॉर्म भर दिया आप लोगों ने? Yes, sir. अभी भरना है ठीक, सर। Yes, sir. भरना है एक, जो जो भी फॉर्म भरते जाओ, भरने के बाद पूरी डिटेल मेरे साथ शेयर कर देना, बता देना आपने फॉर्म फिलअप कर दिया सब कुछ। ठीक है, ठीक है, Yes, ये हो sir. जाएगा। Yes, sir. एक सेकेंड ना, ये सब कुछ काम का नहीं है।
चलो आप पढ़ते हैं फिर कॉल करता हूँ। कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड। अब सुनना ध्यान से। अच्छा वो वहां पे मैंने बता दिया था आपको, एक डायगोनल आपका ए प्लस बी होगा, दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा ए माइनस बी, है ना। बी से ए की तरफ क्या हो जाएगा ए माइनस बी। क्लियर है? Yes, sir. ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरा वाला हो जाएगा ए माइनस बी। फिर उन्होंने बोला कि वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। कम्यूटेटिव मतलब एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, बात सेम ही है, आंसर सेम ही आएगा। ए प्लस बी या बी प्लस ए में कोई अंतर है क्या? नो अंतर। No. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल है। ब्रैकेट्स को अगर चेंज कर दोगे एडिशन में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए प्लस बी वेक्टर का ब्रैकेट प्लस सी या ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, दोनों से आंसर अगेन सेम ही आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पे इन्होंने एग्जाम्पल डायग्राम ड्रॉ के समझा भी दिया। वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। अब कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, तो जैसा कि मैंने देखा था पोजीशन वेक्टर, एक पॉइंट है P जिसका मान लो एक्स के अलोंग, चलो पहले हम यूनिट वेक्टर देखते हैं एक्स वाई जेड के अलोंग। मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट का मैंने एक वेक्टर लिया, है ना। एक्स एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट का एक वेक्टर लिया, इसको वेक्टर ए बोल दिया। सेम वाई एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट का वेक्टर लिया, वेक्टर बी बोल दिया। और जेड के अलोंग भी 1 यूनिट मैग्नीट्यूड 1 का एक वेक्टर लिया, उसको वेक्टर सी बोल दिया। क्लियर है? यहाँ पे 3 वेक्टर लिए, सबका मैग्नीट्यूड 1 है, सबका मैग्नीट्यूड क्या मान लिया 1। अच्छा अब वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर को आप क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। और डायरेक्शन बताओ क्या होती है? यूनिट वेक्टर। याद आ रहा है? डायरेक्शन मतलब क्या? यूनिट वेक्टर। अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो, डायरेक्शन मतलब क्या होती है? यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए को क्या लिखोगे आप? मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू डायरेक्शन मतलब ए कैप। वेक्टर बी को क्या बोलोगे? उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बी कैप। वेक्टर सी को क्या बोलोगे? उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन हो जाएगी सी कैप। हाँ यहाँ से, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है 1 1 1 है, तो 1 1 1 रख दोगे तो यहाँ से ए कैप बी कैप और सी कैप को भी अपन ऐसे लिख सकते हैं, पता ही है आपको। तो वेक्टर ए क्या आ जाएगा? ए कैप। वेक्टर बी क्या आ जाएगा? बी कैप। और वेक्टर सी क्या आ जाएगा? सी कैप। अब इसको हम एक स्पेशल नाम से डिनोट करेंगे ताकि आगे के लिए हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि देखो एक्स वाई और जेड मेरी सबसे कॉमन एक्सिस है और एक्स वाई जेड सबसे ज्यादा यूज होती है हर जगह। तो एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम बोलेंगे आई कैप, वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर को आज के बाद क्या नाम देंगे? जे कैप। और जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर को क्या नाम दोगे? के कैप। अब ध्यान रहेगा, व्हाट इज आई कैप? बोलो, व्हाट इज आई कैप? Vector along the along x. यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन डिनोट कर रहा है आई कैप। जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस और यूनिट वेक्टर अलोंग के कैप हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब इसी पॉइंट को आप डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड को वेक्टर के फॉर्मेट में। ये जो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर होगा ये कैसा होगा? अब देखो, वेक्टर मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो बताओ इस वेक्टर आर का एक्स के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड है? एक्स एक्सिस के अलोंग ये कितना है? एक्स है, X. है ना। वाई के अलोंग लेंथ कितनी है? वाई। और Y. जेड के अलोंग लेंथ कितनी है? जेड। Z. क्लियर है? Z. Z. ठीक है, तो मुझे पता करना है कि कितना होगा, तो देखो पता कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो पता है और डायरेक्शन अभी पता कर ही लिया हमने, है ना। मैग्नीट्यूड पता है और डायरेक्शन भी अभी हमने पता कर लिया। तो देखो ध्यान, मुझे बताओ ओए वेक्टर को क्या लिखोगे? ओए वेक्टर को वेक्टर के टर्म्स में ओए वेक्टर बताओ क्या होगा? XI cap. एक्स आई कैप। अरे हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैग्नीट्यूड एक्स, डायरेक्शन आई कैप। ओबी वेक्टर क्या होगा? Y J cap. YJ cap. वाई जे कैप। अच्छा, ओबी और ओडी सेम है तो ये भी वाई जे कैप होगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे मैं नीचे ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर दूं ओएडी में, ये एक्स आई कैप ये वाई जे कैप, तो ओडी बताओ कितना हो जाएगा? ओडी XI cap plus Y cap. एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना। Yes, sir. तो ये ओडी वेक्टर आ गया। अच्छा, ये ओसी वेक्टर क्या है?
Z K Z C जेड के कैप, तो ओसी वेक्टर आपका कितना हो जाएगा, जेड के कैप। तो ये ओडी और ये ओपी है, तो इन दोनों को, अच्छा अब यहाँ पे देखो ओ ओपीडी ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर दें। यस सर। ध्यान से देखो, ओपीडी, ओपीडी में ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर रहा हूं, तो ये आया, तो रिजल्टेंट कौन होगा, ओपी होगा। यस सर। ओपी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, ओडी प्लस डीपी। Yes, sir. ओपी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ओपी इज द माई रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ओडी प्लस डीपी। ओपी वेक्टर कैन बी रिटन एज ओडी प्लस डीपी, और ओडी कितना है, एक्स आई के प्लस वाई जे के, और डीपी कितना हो जाएगा, जेड के कैप। जेड के क्या? Z यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट आया कि अगर कोई पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे डिनोट करेंगे, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। अगर कोई पॉइंट 3D में आपके पास कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, मतलब ये जो वेक्टर आर है इसको कैसे डिनोट करोगे, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। क्लियर हो गया। यस सर। और मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी हमने निकाल रखा था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है। यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो, Yes, sir. फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस, ट्राई करो। सर हो गया। सर हो गया। डन एवरीवन। Yes, sir. यस सर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, अभी सिखाया था, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यस Yes, sir. ये वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड आपने निकाला होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो कितना आ रहा है, √11। तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे यस सर। तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, अब मान लो ये दो पॉइंट है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना, इनका सम करेंगे तो क्या होगा बताओ, कि सम कैसे करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, एडिशन कैसे होगा। I में I कैप, J में J कैप, K के में। हाँ, आई का एडिशन आई के साथ होगा, जे का एडिशन जे के साथ होगा, के का एडिशन के साथ होगा। क्लियर है। A1 प्लस B1 आई कैप, Yes. A2 प्लस B2 जे कैप, A3 प्लस B3 के कैप। आई वाला आई के साथ ऐड होगा, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सब वैसे माइनस भी होगा, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। क्लियर हो गया। अंडरस्टूड। Yes, sir. Yes, sir. अब इक्वलिटी, अगर बोला कि दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल है तो इक्वल कब होंगे, जब इनके आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट आपस में सब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्लियर है। यस। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है।
स्केलर से मल्टीप्लीकेशन कर ही सकते हो। अगर मान लो p से मल्टीप्लाई करूंगा तो हर एलिमेंट p से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके ठीक है, बाकी इजी जे नॉर्मल है, एडिशन नॉर्मल जैसे ही करना है। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये y है यहाँ पे। अगर ये दो वेक्टर इक्वल है तो बताओ x कितना होगा, y कितना होगा? 4 4 और 4 5 and 4 and 5, 4 and 5 ठीक है, वेरी गुड। x आपका हो जाएगा 4, y हो जाएगा आपका 5। इनका सम करना है, करो सम और डिफरेंस करो। एडिशन कितना आएगा? minus I cap minus I plus minus 5 plus 6 j cap plus j cap 6 J cap plus 10 K cap. करेक्ट, वेरी गुड। और डिफरेंस कितना आ रहा है? a माइनस b, 7 I cap 7 I cap minus minus 10 10 j cap minus 4 k cap 4 K cap. 7 minus 10 plus 4, very good, clear, understood everyone? yes sir. Yes sir. चलो अब कोलिनियर वेक्टर की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है? अभी आपको सिखाया था। चलो आप लोग बताओ, अगर ए और बी वेक्टर कोलिनियर है तो बताओ क्या रिलेशन आएगा, कैसे डिनोट करोगे एक दूसरे में? अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है कोलिनियर तो क्या लिखोगे? a is A equal to vector lambda b equal लैम्डा बी वेक्टर। ये सब लोग रट लो, बहुत ज्यादा काम का है। बोलो 2 बार, ए और बी कोलिनियर होगा तो बताओ क्या होगा? A is equal to lambda A equal to lambda b. हाँ एक बार वो बोलो, ए और बी कोलिनियर होंगे तो क्या होगा? A ए इक्वल टू vector लैम्डा Lambda बी b. वेक्टर, वेर लैम्डा इज सम स्केलर। पॉजिटिव होगा तो सेम डायरेक्शन होगा, लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो अपोजिट डायरेक्शन होगा। क्लियर है? लेकिन वेक्टर्स तो कोलिनियर ही होंगे, है ना? तो ध्यान रखना, अगर ए और बी दो वेक्टर कोलिनियर है तो ए इक्वल टू लैम्डा बी या बी इक्वल टू लैम्डा है। अंडरस्टूड? अच्छा जब Yes मान लो sir. इन दोनों को इक्वेट करेंगे, बी इक्वल टू लैम्डा ए करोगे, अगर मान लो, ध्यान से देखना, बी इक्वल टू मान लो लैम्डा ए किया। अभी आपको मैंने सिखाया था कि अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल है तो इक्वल कब होते हैं? ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल दिए हुए, I cap j cap ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल है तो इक्वल कब होंगे? जब आई का आई के साथ इक्वल होगा, J जे का वाला K जे के के साथ साथ और इक्वल K होगा और के वाला के साथ इक्वल होगा। तो इनको आपस में जब इक्वल कर दोगे तो क्या आएगा? बी वन इक्वल टू लेमडा ए वन, बी टू इक्वल टू बी थ्री इक्वल टू दिस। तो यहाँ से तीनों लेमडा को इक्वेट कर दें, तीनों से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी वन बाई ए वन, बी टू बाई ए टू और बी थ्री बाई ए थ्री। हाँ है ना? ये Yes sir. कंडीशन हो गई कोलिनियरिटी। दो कंडीशन चेक कैसे करोगे? ए इक्वल टू लेमडा बी, अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो कोलिनियर होंगे, या फिर उनके आई कैप जे कैप और के कैप के रेशियो सब आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? yes sir. Yes sir. क्लियर है? ओके चेक करो इसको। हो गया सर। Sir हो गया. हो गया? क्या है कोलिनियर हो गया प्रूफ? Yes sir. yes sir. हाँ जी सर। ओके एक सेकंड ना, देखो सेकंड वाले वेक्टर में अगर 2 कॉमन ले लेंगे या -2 कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट वाला वेक्टर आ जाएगा। yes sir. Yes sir. सेकंड वाले वेक्टर में से -2 कॉमन लोगे तो फर्स्ट वाला वेक्टर, वो सब में अगर रेशियो भी देखोगे तो रेशियो भी आपस में इक्वल है ना? तो ये दोनों वेक्टर क्या है? कोलिनियर वेक्टर है। और डायरेक्शन इनका डायरेक्शन क्या होगा? इनका अपोजिट होगा। क्लियर है? Yes sir. ओके, यहां तक सबको क्लियर हो गया?
यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद तो ये डाउट डिस्कशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन ये समझते हैं। तो देखो, मान लो कोई एक पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर आर, सुनना ध्यान से। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा ये आपको पता करना है। तो ये कोई वेक्टर है आपका जिसका पोजीशन वेक्टर है एक्स वाई जेड, है ना, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है एक्स वाई जेड, मतलब जिसका पॉइंट है एक्स वाई जेड। तो बताओ इसका वेक्टर आर को कैसे डिनोट करोगे? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, हाँ है ना। Yes, sir. तो Yes. वेक्टर आर आपको पता ही है, वेक्टर Yes, आर sir. आपका हो जाएगा एक्स आई कैप। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है सब फंडामेंटल्स। फंडामेंटल क्लियर होगा तो चैप्टर बहुत आसान रहेगा आपके लिए। आपको ये अभी तक मैंने सिखा दिया कि वेक्टर आर को कैसे डिनोट करोगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो भी आपको पता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. अब ये Yes, जो sir. वेक्टर होगा ये किसी ना किसी प्लेन, मतलब ये प्लेन में होगा। आप देखो इसको आप अपना रूम समझो। रूम का जो आपका कॉर्नर वाला हिस्सा है ना, उसमें जो फ्लोर है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जो वो बीच वाली एक्सिस और जेड है, ये कोई ना कोई वेक्टर आपका बीच में रूम के अंदर होगा, प्लेन में, है ना, हवा में। अब वो वेक्टर जो होगा वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा अल्फा, ऐसा विजुअलाइज करना। मान लो ये वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है अल्फा, है ना, ये एंगल अल्फा है मान लो एक्स एक्सिस के साथ। ये वेक्टर हवा में प्लेन में, ध्यान रखना। ये वाई के साथ मान लो एंगल बना रहा है बीटा, और जेड के साथ एंगल बना रहा है गामा। ये वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। अब इसके जो कॉस अल्फा की वैल्यू होगी और कॉस बीटा की वैल्यू होगी और कॉस गामा की वैल्यू होगी, ये तो वो क्या हो जाएगा उसका डायरेक्शन कोसाइन। ये तो आपका हो गया डायरेक्शन एंगल। ये जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर, ये एक्स के साथ अल्फा बना रहा है, वाई के साथ बीटा बना रहा है और जेड के साथ गामा बना रहा है। ठीक है, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, एक्स के साथ अल्फा बीटा गामा बना रहा है। तो इनका जब अपन कॉस ले लेंगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डिनोट्स द डायरेक्शन कोसाइन, डिनोट्स द डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, एल, और इसको हम ज्यादातर डिनोट करेंगे नोटेशन से एल एम और एन से। एल मतलब कॉस अल्फा, एम मतलब कॉस बीटा और एन मतलब कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल, और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन। इसलिए देखो कॉस 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 है ना, इसलिए कोसाइन नाम दे दिया। यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब ये Yes, पता sir. करनी है कि ये कॉस अल्फा की वैल्यू एक्चुअली क्या होगी एक्स वाई जेड के टर्म्स में। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी एक्स वाई जेड के टर्म्स में, कॉस बीटा की वैल्यू क्या होगी, और एक्स वाई जेड के टर्म्स में कॉस गामा की वैल्यू क्या होगी। तो ये ना थोड़ा सा डायग्राम से विजुअलाइज करके आप निकाल सकते हो, बाकी आपको याद ही रखना है आगे जाके। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मान लो इसको मैं पॉइंट पी को इधर क्यू से ज्वाइन कर रहा हूं, तो आप अभी इस डायग्राम में दिखेगा नहीं पर ये राइट एंगल आ रहा है, क्योंकि ये जो पॉइंट पी है ना ये हवा में, समझ में आ रहा हो, ये जो पॉइंट पी है हवा में, इसको एक उससे एक नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने। पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। क्या किया मैंने? पॉइंट पी से एक्स के अलोंग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ऐसा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा 2D में, लेकिन डायग्राम में क्या है, पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे क्या ड्रॉप किया? परपेंडिकुलर। अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ओपीक्यू, बोलो क्या ओपीक्यू सबको दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा मुझे बताओ इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस अल्फा क्या होगा? इस राइट एंगल ट्राइंगल का कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, Yes, बोलो। sir. That's upon it. बेस Yes, अपॉन sir. हाइपोटेनियस। अच्छा, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है? कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस कैसे Angle पहचानते हो? angle के सामने वाली साइड. नहीं नहीं, 1 degree हाइपोटेनियस from कैसे the पहचानते हो? कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस कैसे पहचानते हैं? उसका बेस 90 वो degree. पेरीमीटर का कम होता है. अरे 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, सबसे बेसिक चीज थी ये। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल पे जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सबसे बड़े एंगल के अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होती है। तो ध्यान रखना, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, ऐसे भी दे दे। मान लो यहाँ पे 90 डिग्री है, ए बी और सी, बताओ हाइपोटेनियस क्या होगा यहाँ पे? बताओ। बीसी। 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनियस होता है। ये मान लो पी क्यू आर है, तो बताओ यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या होगा? PR. PR।
अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. ठीक, Yes. तो बताओ इस ट्राइंगल में OPQ में बताओ हाइपोटेनस कौन होगा? PQ. हाइपोटेनस कौन होगा? 90 डिग्री कहाँ पे? 90 डिग्री कहाँ पे? Q पे है ना? Yes, sir. Okay. ध्यान से देखो, ये मान लो O, ये Q, ये P। 90 डिग्री कहाँ पे दिया हुआ है? Q पे दिया हुआ है ना। डायग्राम वैसा दिखेगा नहीं आपको। और O पे क्या दिया हुआ है? अल्फा एंगल। O पे क्या दिया हुआ है आपको? अल्फा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे सोचो, देखो Yes, sir. O पे आपका एंगल अल्फा है, Q पे एंगल आपका 90 डिग्री है, और ये आपका P है। क्लियर हो गया यहाँ पे? Yes, sir. अच्छा, जो भी आप एंगल कंसीडर करते हो ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में जो भी एंगल होता है, एंगल के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर के बेस? Perpendicular. Perpendicular. परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट बोलते हैं हाइपोटेनस। ध्यान रखना, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस, जो भी एंगल कंसीडर करते हैं उसके अपोजिट परपेंडिकुलर, बच्ची भी क्या हो जाती है? बेस। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे एंगल अल्फा अगर आपका ये है, तो एंगल के अपोजिट आपका परपेंडिकुलर होगा, है ना? Yes, sir. ये आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा। क्लियर है? Yes, sir. तो इस ट्राइंगल के लिए कॉस अल्फा कितना आ जाएगा? OQ upon OP. OQ अपॉन OP। Yes, sir. कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? OQ अपॉन OP आ जाएगी, Yes, sir. है ना? बेस अपॉन हाइपोटेनस। OQ कितना है? X. X। OQ कितना है? X। और OP मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ R, X. है ना? OP कितना है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। Yes. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ से कॉस अल्फा है आपका, कॉस अल्फा कितना है? X अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये ट्राइंगल आपने जो कंसीडर किया था, यहाँ पे 90 डिग्री था। 90 के अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेनस। और एंगल के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर। तो ये आपका बेस हो गया। OQ आपका क्या हो गया? बेस। और OP आपका क्या होगा? हाइपोटेनस। तो कॉस अल्फा कितना हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब एक्स अपॉन दिस। इसी तरह से साइन अल्फा, सॉरी कॉस अल्फा निकाल दिया। कॉस अल्फा क्या है? एक्स अपॉन दिस। तो लॉजिकली बताओ कॉस बीटा क्या आएगा? वाई क्या लोगे? Y upon root. वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ Y. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. और कॉस Yes, गामा की sir. वैल्यू कितनी आएगी? Z upon अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये खैर डिराइव करके दिखा दिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत शॉर्ट में, बहुत प्रॉपरली। एक सेकेंड, ये सारा इन्होंने डिराइव कर दिया एक एक ट्राइंगल के लिए। ठीक है, आप आसानी से निकाल सकते। अब देखो सुनो, कोई भी मान लो आपका पोजीशन वेक्टर है OP वेक्टर, जिसके कोऑर्डिनेट है xi कैप प्लस yj कैप। सॉरी, ध्यान से समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हल्का सा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा अच्छे से विजुअलाइज, आसान है पर। xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप है OP वेक्टर। ठीक है, तो अभी हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी, डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हम डिनोट करते हैं L, M और N से। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? L मतलब क्या है? कॉस अल्फा। Cos alpha. M मतलब कॉस बीटा। Cos beta. और N मतलब कॉस गामा। है ना? जहां पे अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा बताओ। Angle along x-axis. एंगल नहीं, एंगल क्या? अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन, किसके बीच में एंगल है? X axis and OP वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। बताना आना चाहिए ना। एंगल मेड बाय OP वेक्टर विद एक्स एक्सिस, हाँ है ना? Yes, sir. yes, बीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन OP एंड Y एक्सिस। Y इसी axis. तरह से गामा आपको पता ही है, एंगल बिटवीन OP एंड Z एक्सिस। क्लियर है? Yes, sir.
अच्छा, अभी हमने डिराइव किया, बताओ cos अल्फा कितना आया, L की वैल्यू X upon under root of x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वेरी गुड, ध्यान रखना अब ये cos बीटा की वैल्यू कितनी आई, Y E upon upon under root x square plus y square plus z square. वेरी गुड। और cos गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Z upon under root of x square plus y square plus z square. क्लियर हो गया सबको, Yes, sir. Yes, बोलो। sir. Yes, sir. अच्छा, यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट और डेवलप करो, अगर मान लो मैं एल स्क्वायर करूं प्लस एम स्क्वायर करूं और प्लस एन स्क्वायर करूं तो बताओ कितना आएगा, देखो ध्यान से, एल स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन दिस वाई स्क्वायर अपॉन दिस जेड स्क्वायर अपॉन दिस, तीनों को ऐड कर देंगे तो कैंसिल पीट करके 1 आ जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. One. क्या आ जाएगा 1। यहाँ से एक रिजल्ट क्या अच्छा है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आएगी, 1. बोलो 1 के equal. 1 के बराबर। अंडरस्टूड एवरीवन। तो अगर Yes, किसी sir. वेक्टर का x के साथ एंगल पता है, y के साथ एंगल पता है तो z के साथ आ जाएगा, या फिर किसी दो के साथ दिया तो तीसरे के साथ आ जाएगा, अगर दो के साथ एंगल पता तीसरे के साथ निकालने के लिए ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं, Yes, sir. Yes, sir. Yes. है ना। Yes. तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो चीज है ये बेसिकली क्या है, अगर मैं ओपी का यूनिट वेक्टर निकाल लूं, ध्यान से देखना, अगर ओपी का यूनिट वेक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, ओपी कैप क्या आएगा, ओपी का यूनिट वेक्टर अगर आप निकालोगे तो क्या वो यही आएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आई कैप, Yes, sir. Yes, sir. है ना, प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जेड कैप प्लस जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। अगर ये ओपी कैप यूनिट वेक्टर निकाल लिया तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या देखा कि यूनिट वेक्टर के जो कोएफिशिएंट है आई कैप जे कैप और के कैप के, वही तो आपके डायरेक्शन कोसाइन है Yes, ना, sir. ये एल yes, sir. ये एम और ये एन, ये पूरा समरी हो गया एक ही पेज पे। तो अगर कभी किसी ने पूछा कि इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो आसान तरीका क्या होगा, उस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल लो और जो आई कैप का कोएफिशिएंट होगा वो एल होगा, यूनिट वेक्टर में जो आई कैप के साथ होगा वो आपका क्या आ जाएगा एल, जो जे के साथ है वो आपका आ जाएगा एम, और जो के साथ है वो आपका एन आ जाएगा। एल एम एन आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और तीनों में रिलेशन भी क्या है, इनका स्क्वायर का सम 1 के बराबर है, हाँ है ना। Yes, sir. Sir. अंडरस्टूड और नॉट, Yes, sir. कंफ्यूज तो नहीं हो गए, No, sir. Yes, sir. No. ठीक है, एग्जांपल से समझाओ मुझे, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, आगे जाके डीसी से डिनोट करेंगे इसको शॉर्ट में। टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, तो बताओ इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स मतलब 3 के टर्म्स में डिनोट करना, एल एम एन की वैल्यू कितनी आ रही है, एल कितना आएगा, एम कितना आएगा, एन कितना आ रहा है, 2/3 अच्छा, और minus 1/3 2/3. चेक करो ये आ रहा है क्या, Yes, sir. ऐसा ले जा रहा है. है ना। कैसे निकालोगे, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से क्या किया होगा, डिवाइड कर दिया होगा, Yes, sir. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज 3, 2/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप और 2/3 के कैप। तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद ये आपका एल, ये आपका एम, ये आपका एन। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. ठीक। No, sir. No, sir. अब देखो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। अब एक टर्म होता है डायरेक्शन रेशियो, हाथों हाथ इसी पे समझ लो, नहीं तो फिर भूल जाओगे।
डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए बहुत आसान है। डायरेक्शन कोसाइन को किसी भी कांस्टेंट से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, है ना। एक सेकंड, इसी एक और एक पेज ऐड करके, मतलब जो भी आपका डायरेक्शन कोसाइन है उसमें अगर मैं कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, इफ एल एम एन एन, ये मैंने मान लो डायरेक्शन कोसाइन है, तो अगर मैं किसी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं, लैम्डा एल, लैम्डा एम और लैम्डा एन, कोई कांस्टेंट लैम्डा से क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, तो ये जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोस। सिंपल, ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोस। अब बहुत आसान इसलिए कि अगर मान लो मैंने जैसा अभी बताया था 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, क्लियर है, ये कोई वेक्टर है मान लो, है ना। अभी आपने क्या पता करा, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या आए थे, 2/3 माइनस 1/3 2/3, ये क्या है, इसके डायरेक्शन कोसाइन है ना, क्लियर है, यूनिक होंगे, एक ही होगा डायरेक्शन कोसाइन, अंडरस्टूड। यस सर। बोलो, तो इसके डायरेक्शन रेशियोस क्या क्या हो सकते हैं, मान लो इन सबको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, डायरेक्शन कोसाइन में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस 1 2, ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, है ना। 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मान लो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना 6 से, तो 6 या फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 2 और 4, ये भी डायरेक्शन कोसाइन होगा, क्लियर है। यस Yes, सर। sir. 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6, तो डायरेक्शन कोसाइन बहुत सारे आ सकते हैं। तो बेसिकली अगर ये वेक्टर होगा तो इसके जो कोएफिशिएंट है उन्हीं को डायरेक्शन को रेशियो बोल देंगे, बोलो। यस ये जो वेक्टर होगा इसमें Yes, आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट को आप क्या बोल दोगे, डायरेक्शन रेशियो। और यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद जो चीज आएगी वो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन कोसाइन, साइन। डायरेक्शन कोसाइन। बस इतना, ये सबसे आसान है याद रखने का तरीका, और तो बहुत डिटेल में डीपली दिया होता है, आप कंफ्यूज मत होना। सबसे आसान तरीका क्या समझने का कि डायरेक्शन कोसाइन में अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे डायरेक्शन रेशियो मिल जाता है, ये फंडामेंटल डेफिनेशन है। और निकालने का तरीका बहुत आसान है कि अगर कोई वेक्टर है, मान लो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस प्लस 3k कैप, तो बताओ इसके डायरेक्शन रेशियोस क्या होंगे, 1 2 3 1 2 3 डायरेक्ट लिख दोगे, 1 2 3, इसके क्या होगा डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √14, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन कोसाइन। अंडरस्टूड एवरीवन, Yes, sir. यस Yes, sir. पक्का समझ में आ रहा है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये फंडामेंटल डिफरेंस होता है बिटवीन डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन। ओके चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल वाली क्लास में इसको और आगे डिटेल में देखेंगे। आप चाहो तो मॉड्यूल थोड़ा बहुत फंडामेंटली पढ़ सकते हो आगे आगे थोड़ा थोड़ा, जो भी क्वेश्चन जितना थ्योरी मैंने आज पढ़ाया है उससे रिलेटेड अगर मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन हो उनको ट्राई कर लेना, क्लियर है। एनसीईआरटी भी Yes, ट्राई sir. कर सकते हो अपनी तरफ से एक बार, एनसीईआरटी ट्राई करते रहना, फंडामेंटल क्लियर होगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी इस चैप्टर में, ठीक है। Yes, sir. चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, गुड सर नाइट। हाँ बोलो। सर जो संडे को टेस्ट हुआ था डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे? नहीं आए सॉल्यूशन, नो सर। ठीक है मैं बोल देता हूँ अभी। ओके सर, थैंक यू।